अब अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद शराब घोटाले में गिरफ्तार हुए सभी बड़े नेता जेल से बाहर आ चुके हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, उन तमाम नेताओं को भी अब जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल आखिरी ऐसे नेता थे विपक्ष के जो अभी भी जेल में थे, और केजरीवाल के बाहर आते ही अब विपक्ष के तमाम जो नेता थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया था, अब वो सब के सब जेल से बाहर आ चुके हैं। इनमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत, शरद पवार की पार्टी के नेता अनिल देशमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता का नाम शामिल है। अब ये सब के सब जेल से बाहर आ चुके हैं और सक्रिय राजनीति में दोबारा से प्रवेश कर चुके हैं, जबकि अब तो और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि ईडी और सीबीआई ने जिन विपक्षी नेताओं को लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार किया, उनकी पार्टियों ने तो लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। अब जरा तुलना देखिए, ये तमाम लोग जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, क्या इनकी पार्टियां टूट गईं? क्या इनकी पार्टियों ने चुनाव में बहुत बुरा प्रदर्शन किया? इनकी पार्टियों पर और इन पर क्या असर पड़ा गिरफ्तारी का? इनके ऊपर जो मामले चलाए गए, जो भ्रष्टाचार के मामले अभी चल रहे हैं, उसका क्या असर हुआ? आज थोड़ा यह भी स्टडी करने का दिन है। इन तमाम नेताओं की पार्टियों ने चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया है। इनमें से ना तो कोई पार्टी टूटी, ना कोई पार्टी किसी परेशानी में पड़ी, और ना ही कोई पार्टी खत्म हुई, और ना ही चुनाव में कोई पार्टी फ्लॉप हुई। सब ने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और ये सारे के सारे नेता अब बाहर आ गए जेल से और अब फिर से सक्रिय हो गए हैं राजनीति में। तो एक तरफ तो वो लोग हैं जो जेल चले गए, और पहले लोग कहते थे कि केजरीवाल को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया को डाल दिया, ये तमाम बड़े नेता जेल में चले गए, अब इनकी पार्टी टूट जाएगी, अब आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी तरह हेमंत सोरेन को जेल में जब गिरफ्तार करके जेल में डाला गया, तो यह कहा गया था कि उनकी पार्टी भी अब कमजोर हो जाएगी, टूट जाएगी, सरकार गिर सकती है। वहां भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो विपक्षी नेता, आप देखिए दूसरी तरफ, जो विपक्षी नेता अलग अलग मामलों में ईडी और सीबीआई की जांच का सामना करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए या बीजेपी के साथ चले गए, गठबंधन कर लिया बीजेपी से, उन नेताओं ने चुनावों में काफी खराब प्रदर्शन किया। उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद दिल्ली और पंजाब में इस पार्टी को पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोट मिले। लोकसभा चुनाव में पंजाब में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर पिछली बार के मुकाबले 18.52% ज्यादा रहा, जबकि दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वहां उसे पिछली बार से लगभग 6% वोट ज्यादा मिले। यानी दोनों जगह आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ, बावजूद इसके कि उसके बड़े बड़े नेताओं को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। इसी तरह झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बावजूद उनकी पार्टी को यानी जेएमएम को इस बार के लोकसभा चुनाव में पिछली बार से लगभग 3% ज्यादा वोट मिले, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 में से 3 सीटों पर चुनाव जीत लिया, जबकि पिछली बार उसने सिर्फ 1 सीट पर चुनाव जीता था। यानी जेएमएम को भी फायदा हुआ हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद, और आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस जो था वो भी बढ़िया रहा उनके तमाम नेताओं की गिरफ्तारी के बाद। तो ये पार्टियां ना तो टूटी ना कमजोर हुई। इसी तरह संजय राउत और अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बावजूद उनकी पार्टियों ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन किया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने अपनी असली पार्टी को खोने के बाद भी अपने असली नाम को खो दिया, चुनाव चिन्ह को खो दिया, उसके बाद भी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार से इन्होंने ज्यादा सीटें जीती। यानी आंकड़े बताते हैं कि जो विपक्षी नेता जेल गए उन्होंने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, और जो विपक्षी नेता बीजेपी में गए उन्होंने खराब प्रदर्शन किया। जैसे अजीत पवार की एनसीपी ने 4 में से सिर्फ 1 लोकसभा सीट पर चुनाव जीता। वो अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को भी चुनाव नहीं जिता पाए। अजीत पवार के साथ छगन भुजबल और प्रफुल्ल पटेल जैसे नेता भी बीजेपी के साथ आ गए, लेकिन एनडीए को चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं हुआ, बीजेपी को चुनाव में इसका कोई फायदा नहीं हुआ। और जब मुकाबला था अजीत पवार की पत्नी के बीच और शरद पवार की पुत्री सुप्रिया सुले के बीच, तो सुप्रिया सुले जीत गईं और अजीत पवार की पत्नी हार गई।
कांग्रेस पार्टी की पूर्व नेता ज्योति मिर्धा, कैप्टन अमरिंदर सिंह के बेटे रणेंद्र सिंह और हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन भी चुनावों से पहले बीजेपी में आ गए, लेकिन जनता ने इन नेताओं को भी चुनाव में हरा दिया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी चुनाव से पहले बीजेपी में आ गए और बीजेपी ने उन्हें यह सोचकर राज्यसभा का सांसद बनाया होगा कि वो महाराष्ट्र के नांदेड़ क्षेत्र में उसे लोकसभा का चुनाव जीतने में मदद करेंगे, लेकिन यहां भी बीजेपी नांदेड़ में ही चुनाव हार गई। और इससे यह पता चलता है कि जो विपक्षी नेता जेल गए उन्होंने चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, उनकी पार्टियां टूटी नहीं बल्कि और मजबूत हो गई। और जो नेता बीजेपी में गए उन्होंने चुनाव में खराब प्रदर्शन किया और इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी की जांच का सामना करने वाले नेता बीजेपी में आकर चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। पार्टियां जो कमजोर हुई वो अलग। अब आप ये देखिए कि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम का, आज के घटनाक्रम का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण क्या हो सकता है। पहला पॉइंट तो यह है कि आम आदमी पार्टी इसे अपनी जीत बता रही है, लेकिन यह असल में हमारी स्वतंत्र न्यायपालिका की जीत है। यह जीत किसकी है? यह जीत है हमारी जुडिशरी की, यह जीत है सुप्रीम कोर्ट की, यह जीत है हमारे जजों की। कल तक जो लोग ये आरोप लगा रहे थे कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच कोई सेटिंग हो गई है, अब सुप्रीम कोर्ट निष्पक्ष नहीं रह गई है क्योंकि इन दोनों ने मिलकर गणेश पूजा कर ली है। आज उन लोगों को यह जवाब मिल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्वतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट वही करता है जो सही है। आज इन लोगों को सब जवाब मिल गया होगा जो इस तस्वीर पर सवाल उठा रहे थे, क्योंकि इस तस्वीर के 2 दिन के बाद ही वही सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत दे देता है। दूसरा, केजरीवाल विपक्ष के आखिरी नेता थे जो जेल में थे और उनकी जमानत के बाद हाल ही में गिरफ्तार हुए सारे विपक्षी नेता अब जेल से बाहर आ चुके हैं और राजनीति में फिर से सक्रिय हैं और इस बार तो वो पहले से भी ज्यादा सक्रिय होंगे। तीसरा, अपने तमाम बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद आम आदमी पार्टी न तो टूटी, न ही चुनाव में उसके प्रदर्शन में कोई गिरावट आई। चौथा, केजरीवाल अब हर मंच पर, अपने हर इंटरव्यू में, अपने हर भाषण में लोगों को सिर्फ यह बताएंगे कि यह जमानत नहीं बल्कि क्लीन चिट है और बीजेपी की साजिश हार गई और वो जीत गए। आज से ही उन्होंने डायलॉग मारने शुरू कर दिए हैं कि मेरी ताकत 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है, भगवान मेरे साथ है, और अब वो एक राष्ट्रीय नेता बनने की कोशिश करेंगे। पांचवा, विपक्षी नेताओं ने देश में एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है दुष्प्रचार करके, जिससे इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां अब भविष्य में किसी भी विपक्षी नेता पर कोई कार्रवाई करने से पहले एक अजीब सा दबाव महसूस करेंगी और अगली बार जब कोई विपक्षी नेता गिरफ्तार होगा भी तो यह मामला अदालत में पहुंचने से पहले ही उस केस को झूठा साबित कर दिया जाएगा। इस तरह का दुष्प्रचार अब होने लगा है और विपक्षी नेताओं ने इतनी बयानबाजी करके, सोशल मीडिया का इतना इस्तेमाल करके एक ऐसा माहौल बना दिया है कि जांच एजेंसियां जिस भी विपक्षी नेता को पकड़ती हैं भ्रष्टाचार के आरोप में, ऐसा माहौल बना दिया जाता है जैसे ये सब कुछ एक षड्यंत्र है और अब जांच एजेंसियां भी कहीं ना कहीं किसी दबाव में आ गई होंगी। और यह हमारे देश के लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है जब जांच एजेंसियों पर सवाल उठने लगे और जांच एजेंसियों को भी यह लगने लगे कि भाई विपक्ष के नेता को मत पकड़ना, नहीं तो बहुत दबाव आ जाएगा। छठा, मोदी सरकार की यह पूरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, लेकिन जिस तरह से विपक्षी नेताओं ने अपने पक्ष में माहौल बना दिया, अपने लिए इतनी सहानुभूति पैदा कर ली, उससे अब तमाम बड़े बड़े नेता भ्रष्टाचार पर होने वाली कार्रवाई से डरना बंद कर देंगे। अब डर नहीं लगेगा किसी को भी, क्योंकि सब जानते हैं ठीक है 2-4 महीने जेल में रहना पड़ेगा, 6 महीने जेल में रहना पड़ेगा, उसके बाद एक ना एक दिन जमानत हो ही जाएगी और उसके बाद हम ऐसी बयानबाजी करेंगे, जमानत को ही हम क्लीन चिट मान लेंगे और जो फाइनल फैसला आएगा उसमें तो 10, 20, 25 साल लग सकते हैं। आगे का जमाना किसने देखा? और वो मैं क्यों कह रहा हूं, हमारे देश में भ्रष्टाचार के ज्यादातर राजनीतिक मामले सिर्फ तारीखों का इंतजार करते ही रह जाते हैं और इन मामलों में बहुत कम इंसाफ हो पाता है। कुछ उदाहरण आज मैं आपको दे रहा हूं। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला आपने सुना होगा, कितना बड़ा घोटाला था, इस पर महीनों तक टीवी चैनल्स पर डिबेट होती रही। उसके बाद आया कोयला घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला, आदर्श घोटाला, सिंचाई घोटाला, नेशनल हेरल्ड घोटाला, राशन घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पंजाब नेशनल बैंक घोटाला,
ये सारे वो घोटाले हैं जिनमें आज तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया है और जो तमाम आरोपी थे, जो गिरफ्तार भी हो गए थे, वो सब अब जमानत पर बाहर हैं और बड़े आराम से अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। अब भी राजनीति कर रहे हैं, उनकी पार्टियां भी राजनीति कर रही हैं और उन पर कोई असर नहीं पड़ा है। और अब शराब घोटाला भी शायद अदालत में लंबित इन्हीं मामलों की सूची में एक और मामला बन जाएगा इस लिस्ट में। और इस मामले में जमानत पर बाहर आए नेता ईमानदारी की अपनी राजनीति अब आगे करते रहेंगे और पूरी दुनिया को वर्षों तक ये बताते रहेंगे कि वो ईमानदार हैं, वो बेकसूर हैं, उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है और उन्हें जबरदस्ती फंसाया गया था। और आप तो जानते ही हैं कि अदालतों में ये मामले इतने लंबे वर्षों तक चलते हैं कि तब जब तक फैसला भी आएगा तब तक किसी को याद भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ था। सातवां, अब विपक्षी पार्टियां इसे हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाएंगी और जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता जो पहले से भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के घेरे में हैं, वो भी अब अपने चुनाव प्रचार में इसका पूरा फायदा उठाएंगे। और आखिरी पॉइंट यह है कि अब इन चुनावों में लड़ाई प्रचार की नहीं है, बल्कि अब लड़ाई हो गई है दुष्प्रचार की। पहले अच्छा प्रचार करने वाली पार्टियां चुनाव जीतती थीं, जो बढ़िया चुनाव प्रचार करती थी, लेकिन अब दुष्प्रचार करने वाली पार्टियां चुनाव जीतती हैं। अब प्रचार नहीं बल्कि दुष्प्रचार का जमाना है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस मामले में केजरीवाल का इस्तीफा न देने का दांव बिल्कुल सही बैठा। आज देश के तमाम नेताओं को अरविंद केजरीवाल को अपना गुरु मान लेना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पहले दिन से अड़े रहे कि वो मुख्यमंत्री के पद से अपना इस्तीफा नहीं देंगे, चाहे अरेस्ट कर लो, चाहे कितने भी दिन जेल में बैठा लो, इस्तीफा नहीं देंगे। देखिए उनके सामने हेमंत सोरेन जो हैं, उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और आज हेमंत सोरेन को लगता होगा कि उन्होंने गलत किया। केजरीवाल ने पूरे देश को दिखा दिया, सारे नेताओं को दिखा दिया कि अगली बार जब कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो तो उसे इस्तीफा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद अगर कोई मंत्री या कोई मुख्यमंत्री गिरफ्तार होता है भ्रष्टाचार के आरोप में तो फिर वो कभी इस्तीफा देगा। अब अरविंद केजरीवाल ने यह गलतफहमी दूर कर दी है और उनका इस्तीफा न देने का जो दांव था वो बिल्कुल सही बैठा है। खुशी की बात है कि हमारे इंडिया अलायंस के एक लीडर को जो है बेल मिला है। साजिश के तहत जो है केस मुकदमा किया गया था। जैसे कि बीजेपी का एक तरीका है, ऑपोजिशन के नेताओं को फंसाओ, उनको डराओ, उनको जेल भेजो। तो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए उनको बेल दिया है, तो इसका स्वागत करते हैं। केजरीवाल जी का ये जो फैसला आया है काफ़ी विस्तार से है, सारे पहलुओं पर विचार करने के बाद ही ये फैसला आया है। क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत का फैसला है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और कहना चाहते हैं भाजपा इससे सबक सीखे। मोदी जी आपकी सरकार सबक सीखे। लोकतंत्र में विरोधी नेताओं को इस तरह प्रताड़ित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। हम सब के लिए, पूरे आम आदमी पार्टी के परिवार के लिए आज एक बड़ा दिन है, लोकतंत्र के लिए एक बड़ा दिन है। जिस प्रकार से आज संविधान की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है और इस देश के सबसे बड़े न्यायाधीश ने अरविंद केजरीवाल जी को फौरन रिहा करने का आदेश दिया है, इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की गहराइयों से सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। कि कोई भी जमानत जो है किसी भी आरोपी को दोष मुक्त होने का प्रमाण पत्र नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, आदेश नहीं है। तो कोर्ट ने जमानत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, तो क्या उनको दोष मुक्त घोषित कर दिया है क्या? उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो आरोप मुक्त हो गए हैं क्या? इतनी तो ABCD जिनको मोहल्ले का भी जो समझ रखते हैं वो भी जानते हैं, ये तो मुल्क के नेता बने हुए घूम रहे हैं, मोहल्ले की समझ भी नहीं रख रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि चाहे ईडी हो, चाहे CBI हो, ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार के सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हथियार है। लेकिन कल तक ये बात सिर्फ आम आदमी पार्टी कहती थी। आज इस बात को देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया
कि सीबीआई ने सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया क्योंकि उनको पता था कि ईडी से बेल मिल गई है। आम आदमी पार्टी जो एक जमानती क्लब बन चुका है, उसमें अरविंद केजरीवाल का भी स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी, और अगर गिरफ्तारी लीगल थी तो इसका मतलब जांच एजेंसी ने जो तथ्य और जो सबूत शराब घोटाले में माननीय कोर्ट के सामने रखे, कोर्ट उससे संतुष्ट है। इनको भी जमानत मिली थी, लेकिन बाद में कन्विक्शन हुआ तो जेल में सजा काटनी पड़ी। तो अरविंद केजरीवाल भी कोई अपवाद नहीं है। एक बार जांच चल रही है, कोर्ट के सामने चीजें हैं, और मुझे लगता है जिस दिन कन्विक्शन होगा अरविंद केजरीवाल और या इनके बाकी साथी, उनको भी सजा मिलेगी। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल जी को सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि उनको ट्रायल कोर्ट की जज साहिबा न्याय बिंदु जी ने बेल दे दी थी, और सीबीआई को ये लगा कि अब अरविंद केजरीवाल छूट सकते हैं, इसीलिए उनको जेल में कैद रखने के उद्देश्य से, षड्यंत्र से उनके खिलाफ अरेस्ट किया गया। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। तो अब अगर आप देखेंगे तो भारत की राजनीति से नैतिकता अब बिल्कुल समाप्त होती जा रही है। एक जमाना था जब नैतिकता के आधार पर हमारे देश के कई बड़े नेता इस्तीफा दे दिया करते थे। जैसे ही कोई छोटा सा भी आरोप लगता था, चाहे वो अदालत में सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है, उस जमाने में नेता तुरंत इस्तीफा दे दिया करते थे। लेकिन अब वो नैतिकता दिखाई नहीं देती। और सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारे देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, कि अब भ्रष्टाचार को लेकर, भ्रष्टाचार पर होने वाले मामलों को लेकर एक इस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है कि अब आगे भविष्य में किसी नेता पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा भी, उस पर कोई कार्रवाई अगर होगी भी, तो देश के लोगों को कभी यह नहीं पता चलेगा कि ये मामला सही है या ये मामला गलत है। और अब हर उस मामले की सुनवाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए होती है, और हर पार्टी अपनी राय उस मामले पर लोगों तक पहुंचा देती है प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयानों के जरिए, और जनता कंफ्यूज हो जाती है ये जानने के लिए कि ये आरोप सही हैं या गलत। जैसे आज आप भी कंफ्यूज होंगे इस बात पर लेकर कि केजरीवाल दोषी हैं या नहीं, और ये जानने के लिए लोग अदालत का फैसले का इंतजार नहीं करेंगे, सिर्फ टीवी और बयानों के आधार पर मन बना लेंगे। और अभी मैंने आपको दिखाया कि कौन कौन सा नेता कितने कितने दिन जेल में रहा है। एक बार आप फिर से जरा देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहे हैं, मनीष सिसोदिया 510 दिन रहे हैं, संजय सिंह 181 दिन रहे हैं, के कविता 150 दिन रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि केजरीवाल अब बाहर आ गए हैं, और ऐसे समय में जेल से बाहर आए हैं जब हरियाणा का चुनाव होने ही वाला है, और आम आदमी पार्टी अब हरियाणा के चुनाव में बहुत सक्रिय भूमिका निभाएगी। अरविंद केजरीवाल खुद हरियाणा से हैं, इसलिए वो चुनाव प्रचार वहां जबरदस्त तरीके से करेंगे। कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं हो पाया। अब बड़ी बात देखने वाली ये है कि अरविंद केजरीवाल को, यानी उनकी पार्टी को, हरियाणा में कितने वोट मिलते हैं, और ये वोट वो बीजेपी के वोट काटेंगे या कांग्रेस पार्टी के वोट काटेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। लेकिन एक राष्ट्रीय नेता बनने का जो सपना है अरविंद केजरीवाल का, अब वो जाग चुका है, और वो पूरी कोशिश करेंगे अपने बयानों के जरिए, अपने प्रोजेक्शन, अपनी मार्केटिंग के जरिए कि अब उन्हें देश के लोग एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर देखना शुरू कर दें।